So, comrades, this is Mahendra Singh Chaudhary, aka Vanguard. Today our guest बिश्नाराम जी सियाग साहब, जो देहात कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष है बीकानेर से। आज उनसे अपन काफ़ी इश्यूज़ पे बातचीत करेंगे। सो वेलकम सियाग साहब। धन्यवाद महेंद्र सर, एक तो आपने लंबे टाइम से संगठन में काम किया है, स्पेशली ग्राउंड पे आंदोलनों में कम देखते आपको। तो संगठन के बारे में तो इसमें कितना हार्ड है संगठन को एकजुट रखना और सारे सोशल ग्रुप को और सब लोगों को साथ लेके चलना। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको कि मैं पहले यूथ कांग्रेस का लोकसभा अध्यक्ष था 2012 से लेकर 20 तक लोकसभा अध्यक्ष था। फिर यूथ कांग्रेस का 21, 22 और 23 तक मैं जिलाध्यक्ष था। और यूथ कांग्रेस में बहुत कुछ काम किया था और सारा काम ग्राउंड पे ही किया था। चाहे खाजवाड़ा हो, चाहे नोखा हो, चाहे कोलाइत हो, डूंगरगढ़, लूनगढ़, बीकानेर सिटी लोकसभा का था तो पूरा जिला था। अनूपगढ़ भी उसमें शामिल था। तो पूरी लोकसभा में हर जगह धरना प्रदर्शन यूथ कांग्रेस का होता था। तो तब से मैं लगा हुआ हूँ। और संगठन को हमेशा बड़ी चैलेंज भी रहता है और संगठन को मजबूत और एक साथ रखना अपने आप में एक चैलेंज भी है। और इसमें खूबी भी है कि अगर आदमी में खुद में गट्स है तो वो सबको साथ में लेकर चल सकता है। मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि सबको साथ में लेकर, जितने भी नेता है उन सबको एकजुट करके और एक साथ रखकर संगठन को मजबूत करना यूथ कांग्रेस में भी किया। और अभी कांग्रेस की जब से मुझे जिम्मेदारी मिली है, लगभग 1.5 साल हो गया, और 1.5 साल में मैंने प्रयास ये किए हैं कि जितने भी हमारे कांग्रेस के नेता हैं उन सबको एक साथ लेकर, और संगठन की कोई भी गतिविधि है, चाहे कहीं भी प्रदर्शन है, कहीं धरना है। जब कांग्रेस की हमारी सरकार थी तो हमने हमेशा ये प्रयास किए कि कांग्रेस की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं थी उनको धरातल पर पहुंचाना, उसके लिए हमने जन जागरण किया, मीटिंगें की, हर गांव गली ढाणी तक पहुंचने का प्रयास किया। और जो भी योजनाएं थी, चाहे फ्री बिजली की थी, चाहे अन्य जो भी योजनाएं थी, उन सबको हम ढाणी ढाणी तक लेकर गए थे। हर व्यक्ति से प्रयास किया टच करने की। हमारी अच्छी कल्याणकारी योजना थी, जैसे आपको पता है चिरंजीवी योजना थी 25 लाख बीमा था। अगर कोई भी व्यक्ति बीमार होता था तो उसका 25 लाख तक का इलाज किसी भी अस्पताल में आप करा सकते हो राजस्थान की। इसके अलावा बाहर की बड़ी अस्पतालें थी, वो भी उसमें इंक्लूड थी। इस तरह जैसे 100 यूनिट बिजली फ्री थी, 200 यूनिट किसानों को फ्री थी। वो जैसे ही कांग्रेस की सरकार गई, भाजपा गई, उसने बंद कर दिया। उसके बाद में कांग्रेस के राज के जाने के बाद बीजेपी की सरकार आने पर जितने भी दमनकारी नीतियाँ बीजेपी की हुई, उनके खिलाफ हमने सड़कों पर प्रदर्शन किए, लाठियाँ खाई। सर, आपने जैसे गांव ढाणी की बात की, तो ये नारा हमेशा डूडी साहब का रहा है गांव ढाणी तक पहुंचाने का। और आप भी डूडी साहब से बहुत कुछ उनको आदर्श मानते आए, मैंने देखा है जहाँ तक। वैसे सर, आप राजनीति में छात्र राजनीति से आए या परिवार से? आपसे सरोगी रामकिशन जी सियाग साहब आपके भाई रहे, वो भी काफ़ी लड़ाके मैंने सुना है जहाँ तक। तो उनके थ्रू आप पारिवारिक राजनीतिक थे या आपके अपने तौर पे? कांग्रेस का पहला जो रामकिशन जी का चुनाव था उसकी सारी योजना मैंने ही बनाई थी। अच्छा। मैंने यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप करवाई थी। चूँकि उस समय मैं बैंक में काम करता था तो मैं लड़ नहीं सकता था। तो रामकिशन जी का पूरा प्लेटफॉर्म मैंने तैयार किया था। मेंबरशिप कराना, वोटिंग करवाना, मीटिंग का अरेंजमेंट भी सारा मैं ही करता था टोटल। और मैं उस समय गांव का अध्यक्ष भी, जिस टाइम रामकिशन जी रहे उस टाइम अध्यक्ष भी रहा था। और डूडी साहब का जैसे आपने जिक्र किया, तो राजनीतिक गुरु मेरे डूडी साहब है। डूडी साहब ने उस टाइम मुझे, रामकिशन जी जब चुनाव लड़े थे तब भी मुझे कहा था कि इनको आपको तो रामकिशन जी का चुनाव लड़ाना है, पूरा मैनेज करना है। उसके बाद जब मैं यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ा तो यूथ कांग्रेस के लिए उन्होंने ही मुझे सबसे ज़्यादा परस्यू किया था कि आपको चुनाव लड़ना है। एक सर, जो भी हमारे व्यूअर्स है वो गांव ढाणी में बैठे आम जनता है, तो उनको आप नज़दीकी हो, तो डूडी साहब के हेल्थ के बारे में अभी वो जानने के बहुत इच्छुक है, बहुत उनके प्रशंसक भी है, शुभचिंतक भी है। डूडी साहब का क्या मतलब हेल्थ में रिकवरी हो रही है? देखिए, डूडी साहब मेरे राजनीतिक गुरु है और डूडी साहब गुरु के साथ साथ मेरे आदरणीय भी है, प्रेरणादायी भी है। उनकी प्रेरणा से ही मैं राजनीति में आया और उनकी प्रेरणा से ही काम कर रहा हूँ। जैसा आपने गांव ढाणी का जिक्र किया, तो डूडी साहब का हमेशा ये प्रयास रहता था कि जो गांव का, सुदूर गांव का व्यक्ति है
जो ढाणी का व्यक्ति है, आपने देखा होगा कि यहाँ हमारे ऐसे कई गांव हैं, जैसे कोलाइत और लूणकरणसर और नोखा में आप जाएंगे तो ज़्यादातर लोग ढाणियों में रहते हैं। तो ढाणी एक रिमोट एरिया है जहाँ पर संसाधनों की बहुत कमी होती है। उस व्यक्ति तक कोई अगर पहुँचता है, कोई चाहे पॉलिटिशियन पहुँचता है या कोई जनप्रतिनिधि पहुँचता है, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो डूडी साहब का हमेशा प्रयास ये रहता था कि जो सुदूर ढाणी में बैठा व्यक्ति है उसको, अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में है तो उसको उन योजनाओं का लाभ मिले, और सरकार में नहीं है तो उसके साथ अगर कोई अत्याचार होता है तो उसकी पीड़ा को समझे और उसका समाधान करे। तो हमारा प्रयास भी यही है। डूडी साहब बीमार हुए, हम सबको बहुत बड़ा ये सदमा और झटका भी लगा। हमारे लिए क्या है कि डूडी साहब एक गार्जियन है, तो एक गार्जियन सामने होता है तो अपने आप सब काम चलते रहते हैं, और उनके बीमार होने के बाद कई चीज़ों की कमी है, हम सब समझते हैं। और पॉलिटिकली भी ये नुकसान हुआ है, लोगों को भी, ये जनता को भी जो उनसे जुड़े गांव में बुजुर्ग है सर, वो महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। मैं हर गांव में जाता हूं तो मेरे को पूछते हैं हर वक्त, आप सही कह रहे हो कि गांव में जाते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि डूडी साहब का स्वास्थ्य कैसा है। अभी पीछे में जाके आया था, हमारे राष्ट्रीय महासचिव है और राजस्थान के प्रभारी रंधावा साहब, वो भी गए थे, साथ में गए थे, पूरी डॉक्टर से उन्होंने चर्चा भी करी थी। तो कुल मिलाकर स्थिति में सुधार है, धीरे धीरे रिकवरी हो रहा है, आँख वाँख खोल रहे हैं, हाथ पांव हिला रहे हैं। तो उम्मीद है, हम भगवान से ये आशा करते हैं कि जल्द वो ठीक हो। हमारे प्लेटफॉर्म और व्यूअर्स से भी हम प्रकृति से प्रार्थना करते हैं कि रिकवर होके सर लौटे जल्द। सर, एक आप जैसे कांग्रेस में संगठनों का बहुत आपको नॉलेज भी है और काम भी किया है क्षेत्र में। सर, एनएसयू पर एक आरोप लगता है यहाँ की, अपन बीकानेर की बात करें तो जो गाँव में लोग हैं उन जैसे हर समुदाय से आने वाले लोग हैं, तो उनका एक आरोप रहता है कि ये जाट डोमिनेटेड है, कांग्रेस जाट लीड कर रही है। जो आज तक शायद डूंगर कॉलेज में तो कोई SC/ST का कैंडिडेट उतारा ही नहीं है एनएसयू ने सर, ये बड़ा आरोप है। तो वो लोगों को जोड़ने का आप कैसे प्रयास करेंगे उन लोगों का? देखिए, ऐसा नहीं है। कांग्रेस का अग्रिम संगठन है NSUI, और NSUI में हर व्यक्ति को प्रतिनिधित्व मिलता है। मैं खुद, मुझे पता है कि एक बार हमने बिश्नोई को भी टिकट दी थी, और महासचिव वगैरह उन सब में, हम महासचिव है, उपाध्यक्ष है, उनमें सबको प्रतिनिधित्व है, हम सभी को देते हैं। एक्चुअली क्या है कि जो भी कॉलेज या जो भी यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ जिसका बाहुल्य होता है, जिस कौम का बाहुल्य होता है, तो हमेशा प्रतिनिधित्व हर पार्टी उसको देती है, ये देती है। मगर हमारा प्रयास हमेशा कॉम्बिनेशन का रहा है। जाट भी है तो उसमें मेघवाल भी है, उसमें माइनॉरिटी भी है, उसमें अन्य जो कास्ट है, उन सबको हम साथ में लेके हमेशा हमारा प्रयास ये रहता है। बिश्नाराम जी सियाग देहात जिलाध्यक्ष है, पर क्या बिश्नाराम सियाग के अंदर का गांव अभी भी जिंदा है? शहर में शिफ्ट हो गए, बहुत टाइम हो गया, बिश्नाराम जी सियाग के अंदर का जो गांव, जो ठेठ गांव है, वो जिंदा है? अभी देख सकते हैं हम, गांव ही है, गांव मेरे में अभी गांव ही है। शहर में तो मेरा गांव, आपको जानकारी है या नहीं मुझे नहीं पता, मेरा गांव पास में ही है, बस जहाँ पहुंचने में 20 मिनट लगता है, और लगातार आना जाना रहता है। मैं महीने में 10-15 दिन तो पक्का गांव हर हालत में जाना ही जाना होता है। पहली बात तो वो, और दूसरी, मेरा सारा जो कल्चर है या जो भी है, सारा गांव का ही है। भाई बर्थ से लेकर मैं जब समझ पड़ी तब तक गांव में ही थे, सारी गांव की सारी कल्चर वगैरह सारे तो गांव का ही है, गांव से सारा जुड़ा हुआ, हर व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। सर, एक जैसे हम देख रहे हैं आज हर क्षेत्र में, गांव में इवन हमारे स्कूल विश्वविद्यालय स्तर पर देख रही है, केंद्र में हमारे जो लड़ रहे हैं साथी, लेकिन स्कूलों में भी RSS के कैंप की तरह, मतलब डायरेक्टली वो नहीं दर्शा रहे, जो बीजेपी के शासन में RSS के कैंप की तरह लग रहे हैं, छात्रों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो उसमें कांग्रेस का कोई स्टैंड है? कांग्रेस कर रही है कोई प्रयास? आपकी जो वर्किंग कमेटी है वहाँ कुछ फैसले वगैरह इसके लिए? देखिए, ये भाजपा की सरकार जब भी आती है, हमेशा भगवाकरण का मतलब भगवान से नहीं है। राम अपन भी बोलते हैं, अपने गांव में सबसे पहले जो अभिवादन होता है राम राम सा से होता है, आपको पता है। हर गांव में गांव के किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो राम राम सा से हम अभिवादन करते हैं। मगर हमारी भावना, उद्बोधन की जो भावना है, वो एक भगवान के प्रति आस्था भी है, और उच्चारण उद्बोधन का तरीका भी है, जोड़ने वाला तरीका। मगर इनका जो है जय श्री राम, वो एक धार्मिक उन्माद है, और उनका जो धार्मिक धर्म के प्रति लोगों का जो भेदभाव बढ़ाना है,
वो प्रतीत होता है। अगर कहीं कोई व्यक्ति जय श्री राम करता है, जोर दे के करता है, वो व्यक्ति पाखंडी मिलेगा आपको। वो इसलिए मिलेगा क्योंकि उसको, जैसे आरएसएस की आपने बात की, वो पाखंडी इसलिए कि उसको राम के बारे में, जय श्री राम के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। गाय को लेकर इन्होंने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए, इनको गाय का पता ही नहीं है। आपको और हमको गाय का जितनी जानकारी है, किसान परिवार को जितनी गाय की जानकारी है, उतना जो ये लोग शहर में आरएसएस वाले जो रहते हैं उनको नहीं है। मगर सबसे ज़्यादा गाय को लेकर उन्माद इन लोगों ने फैलाया कि गाय हमारी माता। गाय हमारी माता तो है, उस हमारे से ज़्यादा और कौन जानता है? वो ये थोड़ी जानते हैं, ये बिल्कुल नहीं जानते। मगर उसका इन्होंने दुरुपयोग किया। इसी तरह ये जय श्री राम का दुरुपयोग करते हैं। इसी तरह ये जो आपने स्कूल का कहा आरएसएस का, ये एक तरह से दुरुपयोग है। ये अपनी शाखाएं वहाँ खोल के और वहाँ जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको एक तरह से माइंड वॉश करके, और एक अपनी जो आइडियोलॉजी है, जो आइडियोलॉजी इस देश की नहीं है, इस संविधान की नहीं है, इस संस्कृति की नहीं है, जो इनकी व्यक्तिगत है, वो थोपना चाहते हैं। वो बहुत गलत है। हम इस चीज़ का लगातार विरोध भी कर रहे हैं। मगर ये अंदर खाने सरकार जब भी होती है तो ये इस तरह के काम करते हैं। अब आप देखिए कि ये कभी साइकिल का रंग बदलते हैं। क्या साइकिल का रंग बदलने से शिक्षा का जो स्तर है वो सुधर सकता है? शिक्षा का सुधार कीजिए, शिक्षा का स्तर सुधारिए, बच्चों को गुणात्मक आप शिक्षा दीजिए। हमारा प्रयास हमेशा ये रहे। पीछे कांग्रेस की सरकार थी, डोटासरा साहब शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने इंग्लिश मीडियम लेके आए। आज इंग्लिश मीडियम हमारे देश में इंग्लिश की ज़रूरत है। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी इंटरनेशनल भाषा है, उसका उपयोग ज़रूरी है। और हमारे गांव के लोग भी, ये गांव की जो गरीब परिवार है, किसान परिवार, वो भी चाहता है कि बच्चा मेरी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, तो वो ज़्यादा फीस देके प्राइवेट स्कूल में भेजता था। गवर्नमेंट ने प्रयास करके महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल लेके आए। अब आप देखिए ये उसको बंद करने में लगे हैं। इनका प्रयास ये है कि ये स्कूलें ज़्यादा से ज़्यादा बंद हो। मकसद ये है कि कांग्रेस ने खोली, इसलिए इस पे प्रयास कर रहे हैं। जैसे जनता का ये प्लेटफॉर्म मैं बता रहा हूँ, तो सर एक जैसे फील होता है कि एक गुलाम जो एक नस्ल है तैयार कर रही है इंग्लिश को। जैसे उनके आपके जो भी औलाद है, बेटे बेटियां, वो तो सारे कैम्ब्रिज MIT में सारे वहाँ पढ़ रहे हैं, US में इंग्लिश पढ़ रहे हैं। यहाँ बता रहे हैं कि इंग्लिश नहीं पढ़नी है। जो फ्रेंको लैंग्वेज है, पूरा ग्लोबल प्रेजेंस मिलता है बच्चे को, हर चीज़, सारे रिसर्च पेपर है उसको इंग्लिश में मिलेंगे। सही वहाँ के आप हमारे जो गांव मजदूर किसान शोषित के बच्चे हैं उनको बताया जा रहा है इंग्लिश से हमारी भाषा। अब इनको पता है ना कि गांव का बच्चा अगर पढ़ेगा, इंग्लिश मीडियम पढ़ेगा, तो इनके जो पाखंड है, इनका जो माइंड वेस्ट और मास वाला कार्यक्रम है, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। उसको दूर करने के लिए और अपनी गलत आइडियोलॉजी थोपने के लिए इंग्लिश मीडियम को लाना नहीं चाहते। इनके बच्चे बेशक आप सही कह रहे हो पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जो इंग्लिश मीडियम में वो पढ़ रहे हैं, मगर लोगों को गुमराह करके और इस तरह की दुर्भावना फैलाई जा रही है। एक सर बिल्कुल आपने बहुत अच्छा व्यू रखा इस पर। कॉमरेड गिरधारी मैया जी से बात हो रही थी मेरे, तो यहाँ का मेरे को इमरजेंसी हम बड़े स्तर पर सुनते हैं, इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी के टाइम में लगी थी, तो यहाँ पे बोलते हैं यहाँ गांव में भी अत्याचार मतलब बहुत हुआ था लोगों पे उस टाइम पे, तो उस पर आप अपना कोई व्यू देना चाहिए। अत्याचार वाला देखो, मुझे तो इसकी कोई जानकारी है नहीं, आपको भी नहीं होगी। जो अपनी जनरेशन थी उससे पहले इमरजेंसी वाला था, और इमरजेंसी क्यों लागू की वो आप सबको पता है। ये बेवजह इस बात को फैलाया जा रहा है। इमरजेंसी अगर गलत होती तो इंदिरा गांधी ने उसके बाद भी प्रधानमंत्री बनी, कांग्रेस की सरकारें रही, तो वो ये केवल एक जो परसेप्शन है ना, वो क्या है, गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है, ये गलत है। 2000 ये 77 से आज़ादी बता रहे हैं, वहाँ से आज़ादी मिली है, ऐसा कुछ 2014 से बता रहे हैं उन्हें, तो सर आज़ादी में ये तो 2014 से बता रहे हैं। तो मुझे आप ये बताइए कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने उसके बाद में कौन सा स्वतंत्रता वाला ऐसा काम किया जो आप और हमें, गरीब परिवार को, किसान को, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, उनको ऐसा क्या इन्होंने दिया जिससे हम ये कह सकें कि स्वतंत्रता हुई? बताइए आप। इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार किसानों को ये देंगे, बेरोजगारों को इतना करोड़ रोजगार देंगे। आप बताइए, एक भी उन्होंने जो बड़े बड़े वादे किए थे वो पूर्ण किए क्या? आज़ादी तब माने जब इन्होंने कोई काम किया। नेहरू जी के टाइम
आज़ादी हुई, नेहरू जी का आपको पता है प्रधानमंत्री बनने के बाद में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आए। आज भाखड़ा नांगल डैम आप कभी विजिट कीजिए, आपकी कल्पना से परे हैं, आप सोच नहीं सकते ऐसा वो प्रोजेक्ट लेके आए। आज अगर आप सोचें, आज कोई भी इंजीनियर सोचे तो वहाँ इतना बड़ा बनाना सोचने से भी आगे था। तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट लेके आई गवर्नमेंट, तब हम सर्वाइव कर रहे हैं अभी तक। आधुनिक भारत के मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट सैकड़ों हजारों लेके आए, जिनके बारे में हम बात करें तो 1 घंटा लग जाएगा। ऐसा कोई प्रोजेक्ट मोदी राज में अगर कोई भी आया है तो आप बताइए। ठीक है कि ये कह रहे हैं कि आज़ादी इनको मिली होगी, या जो व्यक्तिगत जो 2, 4, 5, 10, 15 लोग जो बड़े नेता है, इनको कोई ज़्यादा खुशी इसलिए हुई होगी कि उनके बजट बढ़ गया। इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया किसी भी तरह से किया, आप सबको पता है कंपनियों से कैसे उन्होंने बैकडोर से पैसे लिए, वो एक आज़ादी इनको ज़रूर मिली। जो इन्होंने बड़े भ्रष्टाचार किए, चाहे अडानी हो चाहे अंबानी हो, इनके साथ मिलकर इन्होंने कैसे कैसे बड़े बड़े घोटाले किए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अभी उनको बड़ी आज़ादी इस चीज़ की मिली है कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं और इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। एक सर, जैसे अभी हमारे कॉमरेड साथी, कम्युनिस्ट साथी लड़ रहे हैं बहुत सारा, यहाँ पे बादरा में मंगेश चौधरी, नौर में, और डूंगरगढ़ी में भी कुड़की का जो चल रहा है कि NBFC कंपनीज है, वो सारे जो किसानों को एक किस्त ड्यू होने पे भी घरों पे ताला लगा रही है, खेतों पे कुड़की निकाल रही है। तो उस पर कांग्रेस धरातल पे आके लड़ नहीं रही है, ऐसा नहीं जनता में मतलब डिमांड है कि कम्युनिस्ट पार्टी है जो लड़ती है। देखिए आवाम की बात, हर चीज़ को हम उठा रहे हैं। आपको जानकारी नहीं होगा, आप किसानों का जाके पूछें तो आप पता चलेगा। मैं बताऊं आपको, ये फसल बीमा थी, फसल बीमा में बहुत बड़ा घोटाला है। मैंने यहाँ भी उठाया और मैं संसद में भी उठवाया था। राहुल कसवांजी ने भी यहाँ बीकानेर का मुद्दा उठाया था। विधानसभा में भी हमारे सुशीला डूडी जी ने ये मुद्दा उठाया था, और यहाँ पर मीडिया में भी हमने किया था। कलेक्टर से हम मिले थे। बड़े घोटाले जितने भी हुए उनके बारे में सब हमारी कांग्रेस पार्टी के सभी लगे हुए हैं। एक सर, हमारे डूंगरगढ़ की डिमांड है, ट्रोमा सेंटर है, वो ड्यू पड़ा है, निर्माण नहीं हुआ है। आपकी लॉबी है, कांग्रेस की बहुत बड़ी लॉबी है। पूसाराम जी रहे रतनगढ़ से, आपके और भी MLA डोटासरा साहब है, उनसे के लॉबी आपकी काम करे विधानसभा में सत्र में, और वो भी पास करवाया जाए। जो उसके लेकर गए थे हम, बड़ा आंदोलन था। गिरधारी जी तो बैठे थे, गिरधारी जी बैठे थे, हम भी गए थे। हमारे साथियों ने भी, हरिराम बाना जी, इन्होंने सबने भी प्रदर्शन किया। मैं खुद गया था, जाखड़ साहब, हाँ जाखड़ साहब, सब गए थे हम, सारा जाके वहाँ प्रदर्शन किया था। हमारी मांग है, ट्रॉमा सेंटर वाजिब मांग है। पिछली कांग्रेस सरकार में ट्रॉमा सेंटर स्वीकृत हुआ था, मगर जब से भाजपा की सरकार आई है, आप उस पर भी बोलिए। मैं आपको भी व्यक्तिगत कहना चाह रहा हूँ कि दुर्भावनापूर्वक ट्रॉमा सेंटर आप आज देखिए, सबसे बड़ी जरूरत है। नहीं सर, मैं तो ये कह रहा हूँ, वो बनवा नहीं रहे। नहीं, आप आवाज उठाइए, कांग्रेस की आवाज उठाइए। आप देखिए कि नोखा में डूडी साहब ने जमीन दी थी, करोड़ों रुपए की जमीन दे दी जिला अस्पताल के लिए, मगर अभी तक उसको अटका रखा है। पूरा सब कुछ स्वीकृत हो गया, सारी टेंडर प्रक्रिया होगी, उसके बावजूद रोक रखा है, रोड़ा अटका रखा है। ट्रॉमा सेंटर की सब कुछ प्रक्रिया होगी, उसके बावजूद रोक रखा है। तो इस तरह ये तो एग्जाम्पल है। उसके अलावा सैकड़ों ऐसे उदाहरण है। आप मूंगफली का उठाइए, मैं आपको बताता हूँ, मूंगफली वाले किसान, हम तो धन्नों भी आए, धन्नों से उठ के आए हैं। 2014 से पहले संपूर्ण फसल जितनी भी होती थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसकी MSP पे खरीद होती थी। ये लफड़े ही नहीं थे, जो आपके पास फसल है लाके दो, MSP पे आपको खरीदेंगे। जब से मोदी की सरकार बनी है तब से इन्होंने ये बंद कर दिया। अब इन्होंने 40 क्विंटल ले रहे हैं, और इसमें इस बार तो इन्होंने अति कर दी। अति ये कर दी कि टेंडर प्रक्रिया अपने व्यक्तिगत जो लोग हैं उनको दे दिया, और वो अपनी पैसे लूट ले रहे सर मेरे गांव के। और लूट के लिए हमने प्रदर्शन किया, कलेक्टर को कहा, जिला राज्य स्तर तक में मिल गया। डोटासरा जी से मेरी बात हुई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। अशोक गहलोत जी ने, आपने देखा होगा, ट्विटर पे ट्वीट किया था, सोशल मीडिया पर डाला था। तो हम सारे ये प्रयास कर रहे हैं, बावजूद इसके उसकी कोई जांच नहीं हो रही। बड़ी बात आप देखिए, कोई जांच नहीं हो रही। सर डूंगरगढ़ में सबसे ज़्यादा आपको पता होगा मूंगफली उत्पादन होता है, और हमारे लोग है जो 3-3, 4-4 दिन ट्रोलियां लेके 10-10 दिन बैठे हैं। बाहर का बता रहा हूँ मैं, लूनकन सर, नोखा, यहाँ नापासर में भी बैठे थे। फिर वो 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपए दे के मूंगफली तुलवा रहे हैं। हाँ, दे रहे हैं, खुलेआम दे रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ खुलेआम दे रहे हैं लोग, और खुलेआम वो ले रहे हैं, और लेने के बावजूद कोई किसी तरह की जांच नहीं हो रही। बड़ी बात ये देखिए, कलेक्टर को लिख के दे दिया, ऊपर तक सारी आवाज़ उठा दी, उसके बावजूद कोई उसकी सुनवाई नहीं है, खुलेआम ले रहा है। आप
तो उम्मीद करते हैं बिस्नाराम जी सियाग साहब और सड़कों पे आए, लड़े। और एक सर, अगर आपको कांग्रेस पार्टी की कमान से आता है आदेश, विधानसभा में आगे चुनाव में आने का मौका देती है जनता, डिमांड करती है, तो आप किन मुद्दों को लेके आएंगे? देखो, मुद्दे बहुत हैं, मैं बताऊं आपको। युवाओं के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं सबसे बड़े। आज युवाओं की बेरोजगारी का इस तरह आप देखिए कि हर घर में आपको बेरोजगार मिलेगा 1 से 2 बंदे, जिनको इन्होंने रोजगार के बड़े बड़े वादे दिखाए। अभी गवर्नमेंट कह रही है कि 1 साल में हमने 1 करोड़ रोजगार दे दिया किसको? कि प्राइवेट नौकरी लगी। तो प्राइवेट में तो आपका रोल ही नहीं है। आज आप एक संस्थान खोल के बैठे हैं, आपको 2 लोगों की ज़रूरत है, तो उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है? वो तो आप रखेंगे। मुझे ज़रूरत है, मैं रखूँगा। गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है रोज़गार में। गवर्नमेंट का रोल है, गवर्नमेंट सर्विस में उन्होंने कितनी नौकरी दी, वो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, वो हज़ारों में नहीं गिना पाएंगे। क्योंकि एक भी कोई एग्ज़ाम हो के रिजल्ट आया हो और उसकी अगर नियुक्ति इन्होंने दी है, तो बताइए, एक भी नहीं है। युवाओं का है, किसानों का है, किसान पीड़ित है। किसान रोड पे, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे पानी का हो, चाहे मूंगफली का हो। अब फसल के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है तो बिजली पूरी नहीं देती। अगर हमारा भाई बिस्नाराम सियाग जी विधानसभा में चुन के जाते हैं, विधायक बनते हैं और कृषि मंत्री बनते हैं, तो पहली कलम किस पे चलेगी? सबसे पहले किसानों का कल्याण। मैं तो सबसे पहली मेरी जो प्राथमिकता है वो ये है कि फसल जितनी भी किसान की होती है, किसान को समय पर लाइट मिले, बिजली मिले। अगर नहरी क्षेत्र है तो उसको संपूर्ण ज़रूरत के अनुसार पानी मिले, और उसकी जो फसल का उत्पादन हुआ है उस फसल की बिकने की गारंटी गवर्नमेंट की हो, सरकार की हो, कि वो फसल उचित दाम पर मार्केट में बिके, तब किसान सशक्त होगा। अगर किसान सशक्त नहीं हुआ तो ये, चाहे हम कहीं से किसान परिवार से आ जाएं, चाहे आप कहीं से आ जाए, चाहे कोई भी हो, तब तक कल्याण हो नहीं सकता इस देश का। क्योंकि वो हमारा पेट पालता है, और जो पेट पालने वाला आदमी अगर पीड़ित रहता है तो वो देश कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। सबसे पहले आपको किसानों का कल्याण करना होगा। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा व्यू रखा। सियाग साहब काफ़ी मुद्दों में बात की और आगे भी अपन करते रहेंगे। आप सियाग साहब का संगठन के सह प्रभारी आ रहे हैं, तो काफ़ी यहाँ पे पार्टी के मैनेजमेंट में और बिजी है, तो अपन आगे और लेके आएंगे सियाग साहब को और काफ़ी इश्यूज़ पे बात करेंगे। सो सर, थैंक यू, धन्यवाद। और ये आपको कलम भेंट कर रहा हूँ, ये किसान मजदूरों के लिए चलनी चाहिए सर। सदैव चलेगी, ये गारंटी देता हूँ मैं आपको।